नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत यह क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है +2 छात्रों के लिए, और ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी साबित होने वाली है बच्चों, जो भी बच्चे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इसमें जो भी हम लोग अध्याय वाइज पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रत्येक अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण पॉइंट उस अध्याय का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उसी को हम लोग पढ़ा रहे हैं। और मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ज्योग्राफी का आज का जो अध्याय है बच्चों, वो है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आपकी जो पुस्तक है ज्योग्राफी की, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से यह अध्याय लिया गया है। इसमें इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे ही इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे तो यहाँ शुरुआत में ही पहला प्रश्न बन जाता है बच्चों आपको। ठीक है, प्रश्न कौन सा बनेगा? विश्व में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाकलाप हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि विश्व में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। क्रियाकलाप से क्या यहाँ मतलब है बच्चों? क्रियाकलाप का मतलब है कि मनुष्य जो भी काम अपना पूंजी उपार्जन, पैसा कमाने के लिए करता है, जो भी काम कर रहा है विश्व में। ठीक है, तो जैसे कि अब हम नौकरी कर रहे हैं या हम कहीं व्यापार कर रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है? या फिर कोई खेती कर रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य है कि वो पैसा कमाना चाह रहा है, अपना जीवन, उससे जो है उसका जीवन जो है आसान, जीने का राह आसान हो जाता है। तो इसका प्रमुख ध्येय है, क्रियाकलाप से मतलब है कि पैसा कमाना। ठीक है, और पैसा कमाने के बाद आदमी अपनी जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं, भोजन की प्राप्ति है, सब उसी से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज जो है, प्राथमिक क्रिया, मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है, मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। यानी कि मनुष्य जो है अलग अलग कार्य कर रहा है, तो इसे हम लोग अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से या फिर इसे इस मानव के क्रियाकलाप को बांटकर पढ़ने के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। तो मानव की आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो 4 होती है। प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया कोई भी होता है बच्चों, वो आपको धरती से जुड़ा हुआ होता है, प्रकृति से जो प्राप्त होती है वस्तु, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कृषि करना, मानव अगर जो कृषि कर रहा है, इसे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप हो गया कि जो प्राकृतिक से हमें कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, वो इंडस्ट्री में ले जाकर उसे हम लोग रिफाइन कर देते हैं, संशोधित कर देते हैं, और एक बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो वो इंडस्ट्री में होता है, तो उसे द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। फिर तृतीय क्रियाकलाप में है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान जब वस्तु को ले जाते हैं, तो उसे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप में करते हैं। और चतुर्थ क्रियाकलाप जो है, ये आपको अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप है मनुष्य का। ठीक है, तो इसे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो और ये जो भी है आपको प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, ये आपके इस पुस्तक में अलग अलग अध्याय में विभाजित हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद अगले अध्याय में द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप का यह अध्याय है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न बना है, विश्व में मानव के प्रमुख क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो उस पर हम बता रहे हैं। तो उस पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं, भोजन की प्राप्ति के लिए जो है व्यवसाय करता है, आजीविका चलाता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं करता है, और मानव की उत्पत्ति जब पृथ्वी पर जब से हुई है, तब से वो अलग अलग क्रियाकलाप कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सेंटेंस लिखेंगे। ये आपको नोट्स जो है बच्चों गया गाइडेंस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप ये नोट्स ले सकते हो और इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हो।
उसके बाद हम लोग इसे अलग अलग लिखेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं में क्या हो गई कि हमने बताया कि प्राकृतिक से जो भी पदार्थ हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कि खेती हो, कृषि हो, या फिर खानों से निकाला गया खनिज पदार्थ, ठीक है, लौह अयस्क, कोयला इत्यादि जो भी है वो भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आता है। या फिर आपको मछली उत्पादन, मछली पालन हो गया, या कोई भी जीव जंतु पशुपालन जो हो गया, वो सभी क्रियाकलाप जो है आपको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह आ सकते हैं कि बताया जाए कि वनों से लकड़ियां प्राप्त करना किस तरह के क्रियाकलाप है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थीय। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वनों से लकड़ियां प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको आ सकता है, या कि खानों, या लिख देगा कि ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है कि लोहा खानों से प्राप्त किया जाता है, वह यह किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो वहाँ लिखेंगे हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर इस तरह का सवाल आ सकता है, बनता है। उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या है, प्राइमरी क्रियाकलाप से, प्राइमरी एक्टिविटी से, ठीक है, प्राथमिक क्रिया से जो है वो कच्चा माल उठाकर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में ले जाया गया, उद्योग में ले जाया गया, और उद्योग में उसे संशोधित किया गया। संशोधित करने के बाद वो एक नया प्रोडक्ट तैयार किया गया और बेहतर प्रोडक्ट तैयार किया गया। प्रोडक्ट मीन्स कि उत्पादन, बहुत बढ़िया उत्पाद उसको बनाया गया। अब जैसे कि लोहा, स्टील वगैरह इंडस्ट्री में ले जाकर गाड़ियां बना दी जाती है, या फिर बहुत सारा इस लोहा इस्पात से संबंधित वस्तुएं बना दी जाती है जो कि हमारे जीवन में भौतिक सुख के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा माल प्राप्त करने के बाद जो इंडस्ट्री में रिफाइन करके सेकेंडरी वस्तु तैयार, इंडस्ट्री में एक नया वस्तु तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप को बच्चों गौण उत्पाद भी कहते हैं, गौण उत्पादन भी कहते हैं। तो गौण उत्पादन, कभी कंफ्यूज मत करना, कभी लिख देता है क्वेश्चन में द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, या फिर पूछ देगा कि गौण उत्पादन क्रिया क्या है, तो यहाँ कंफ्यूज मत करना, द्वितीय क्रियाकलाप को ही गौण उत्पादन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे कि अब जैसे कि सिर्फ लोहे की बात नहीं, खान की ही बात नहीं करेंगे। अब कच्चा माल हमें खेतों से भी प्राप्त होती है, जैसे कपास हो गया, या फिर गेहूं से, गेहूं हम लोग लेते हैं तो गेहूं तो ऐसे ही नहीं खाते हैं, गेहूं एक जाता है चक्की मिल में वो आटा बनता है, फिर उसकी रोटी बनती है, तो वो भी एक द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप से भी आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकते हैं, लघु उत्तरीय सवाल आ सकते हैं। एक चीज और बता दें, प्राथमिक क्रियाकलाप से लघु उत्तरीय प्रश्न भी आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है, कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद तृतीय क्रियाकलाप, प्राइमरी हम लोग समझ गए, प्राथमिक क्रियाकलाप समझ गए कि कच्चा माल नेचर से, प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है। द्वितीय क्रियाकलाप में हो गया कि कच्चा माल जो है उठाकर इंडस्ट्री में, उद्योग में उसे रिफाइन करके एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है। तीसरा जो हो गया, तृतीय क्रियाकलाप जो हो गया कि कच्चे माल जो आपको प्राकृतिक में प्राप्त हुआ उसको उठाकर इंडस्ट्री में ले जाना, ठीक है, उद्योग में ले जाना, उद्योग स्थल तक ले जाना, और उद्योग स्थल में जब वो माल तैयार हो जाता है, उत्पाद तैयार हो जाता है, तो उस उत्पाद को उठाकर बाजार में ले जाना। तो ये कौन काम कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कर रहा है इसको, ठीक है, यहाँ पे संचार भी काम कर रहा है। तो ये सब जो क्रियाकलाप हुई वे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जितने भी क्रियाकलाप होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट, परिवहन करना, वो सभी तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। उसके बाद आता है चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप में हम लोग लिखेंगे कि वैसी क्रियाकलाप जो मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से करता है,
ठीक है। जैसे कि शिक्षा देने का काम, शिक्षा प्रबंधन, या एक स्वास्थ्य विभाग में काम किया जा रहा है, जैसे कि हम शिक्षा दे रहे हैं या कोई भी संस्था शिक्षा दे रहा है, टेक्निकल डिग्री हो या फिर कोई भी डिग्री दिया जा रहा है, तो वो क्या है, एक इंजीनियर तैयार कर रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर तैयार कर रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था में जाने के लिए तैयार कर रहा है एक इंसान को। तो वो इंसान वहाँ जाएगा इंडस्ट्री में, उद्योग में या किसी भी संस्था में, तो वहाँ मैनेजमेंट करेगा या उस प्रोडक्ट को, उत्पाद को बढ़ाने में वो ज़्यादा सक्षम रहेगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, एक अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप है। मतलब कि हम लोग उस उत्पाद से, भोजन उत्पादन या दूसरे आर्थिक उत्पादन से हम लोग डायरेक्ट संबंध नहीं रख रहे हैं, इनडायरेक्ट संबंध रख रहे हैं, ठीक है। हम वहां पे उत्पादन करने वालों को बनाकर उस इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो उस हम लोग अप्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं, तो उस अप्रत्यक्ष कार्य को चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाएं, क्योंकि हमने बताया कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभी को एक अलग अलग अध्याय में बांट के रखा गया है। तो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप को फिर से बढ़िया से हम लोग समझेंगे। प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज, इस देखो, इस पिक्चर को देख लो, 4 पिक्चर हम यहाँ बनाए हैं, 1 2 3 4। पहला पिक्चर में है कि मनुष्य जो है आखेट कर रहा है, यानी शिकार कर रहा है जानवरों का, ठीक है। तो ये भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप होगा, ठीक है। दूसरा क्रियाकलाप है कि मनुष्य देखो यहाँ पे कृषि कर रहा है, ठीक है। तो खेतों से जुड़ा हुआ है, उत्पाद तैयार कर रहा है, तो ये दूसरा क्रियाकलाप, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज होगा। फिर जो है चौथा एक्टिविटीज में मानव जो है पशुपालन कर रहा है, तो पशुपालन भी ये प्राइमरी एक्टिविटीज हो गया। फिर चौथा पिक्चर जो है, फोर्थ पिक्चर बता रहा है आपको कि यहाँ पे खानों से कुछ वस्तुएं निकाली जा रही है, खान खोदा जा रहा है, ठीक है। तो खान से कोई वस्तु, प्रोडक्ट उत्पाद करना, निकालना, वो भी आपको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस पिक्चर को देखकर आप अधिक से अधिक प्राथमिक क्रियाकलाप को समझ लिए होंगे, ठीक है। अब इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे मुख्य रूप से, वो देखो आप। इस अध्याय में प्राथमिक क्रियाएं में हम लोग पढ़ेंगे आखेट एवं भोजन संग्रहण, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे पशुचारण, तीसरा पढ़ेंगे कृषि, चौथा पढ़ेंगे खनन। यही 4 पॉइंट को हम लोग विस्तार पूर्वक इस अध्याय में पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं बच्चों, इस अध्याय से इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 में प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। इसलिए इस अध्याय को आप अच्छे से पढ़ो, विस्तार पूर्वक पढ़ो, ठीक है। तो इसमें जो है पहला है आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, कृषि, खनन। देखो ये जो है समय के साथ मनुष्य का क्रियाकलाप बदलते गया, ठीक है। ये चारों एक दूसरे से चैन के रूप में जुड़ा हुआ है, एक चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में ये जुड़ा हुआ। मनुष्य जब मानव का उत्पत्ति जब इस धरती पर हुआ, पृथ्वी पर हुआ, तो वो पहले क्या करता था, पहले वो शिकार करके, ये शिकार करके या कंदमूल इकट्ठा करके भोजन संग्रह करता था, ठीक है। तो शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना, इस तरह के क्रियाकलाप जो है मानव शुरू में करता था। उसके बाद मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ, तो उसे लगा कि दूसरे क्रियाकलाप से भी हम भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। तो भोजन इकट्ठा करने में फिर सोचा कि जिस जीव जंतुओं का हम शिकार कर रहे हैं उसे हम पाल लेते हैं, उससे हमें भोजन भी प्राप्त होगा, उससे हमें कपड़ा भी प्राप्त होगा। उसके पहले प्राचीन काल में क्या मानव जो है उसके कोई भी जीव जंतु का मरा हुआ खाल जो था, खाल ओढ़ के पहन के रहते थे, तो उसे कपड़ा भी प्राप्त होते, उसी खाल से वो घर भी बना लेते थे, ठीक है। तो और पशु से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा भी करते थे। तो पशुपालन से उन्हें बहुत सारा लाभ दिखने लगा, ठीक है। लाभ दिखने के कारण
लाभ दिखा तो दूसरा क्रियाकलाप को शुरू कर दिया। फिर देखा कि कंदमूल जो हम खरीदते जाते हैं, लाते हैं जंगलों से चुन चुन कर, खोज कर, तो ये कंदमूल के लिए क्यों ना हम कृषि कार्य शुरू करें। तो वो उनका विकास, जैसे जैसे मानसिक विकास मनुष्य का होता गया, वैसे वैसे वो कृषि कार्य करने लगे। उसके बाद उनको जो है प्राकृतिक में संसाधन, खनिज संसाधनों का महत्व पता चला कि लोहा का एक अलग महत्व है, तांबे का अलग महत्व है, ठीक है। तो वो उस तरह के खनिज पदार्थों का भी उत्पाद वो शुरू किए। कहें कि वो समझ गए कि वो खनिज पदार्थ भी एक बहुमूल्य है। उसके बाद तो मानव जो है वो औद्योगिकरण की ओर चलाया। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद आज कंप्यूटर युग है, मानव बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है। तो हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आखेट या भोजन संग्रहण, फिर पढ़ेंगे पशुचारण। तो पहला है आखेट या भोजन संग्रहण, ठीक है। आखेट या भोजन संग्रहण को हम लोग दो भागों में विभाजित किए हुए हैं, ठीक है। पहला है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, दूसरा है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है। चलो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी जैसा कि हम बताएं आप लोगों को कि मानव के जन्म के समय, उत्पत्ति के समय मानव जो है शिकार करके अपना भोजन या कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन संग्रहित जमा करता था या भोजन करता था। और वो जो मनुष्य जो था उस समय, आज जैसे हम लोग अपने नेचर, प्रकृति के अनुरूप घर बना रहे हैं ताकि घर में गर्मी भी ना लगे, ठंडा भी ना लगे, एसी लगा रहे हैं या फिर हीटर लगा रहे हैं। लेकिन उस समय मनुष्य के पास कुछ नहीं था। मानव एक कठोर वातावरण में जीवन जी रहा था। वो ठंड हो या गर्मी हो या बारिश हो, वो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, ठीक है। तो वो एक बहुत ही कठोर जलवायु दशाओं में रहकर अपना भरण पोषण, अपना भोजन इकट्ठा करता था, अपना जीवन यापन करता था। तो वो आखेट, वो भोजन संग्रह की बात, इसकी बात कर रहे हैं, आखेट एवं भोजन संग्रहण की, ठीक है। तो अब जो है ऐसा नहीं है कि अब जो है ये आखेट, शिकार करने की प्रक्रिया बंद हो गई है, समाप्त हो गई है, ठीक है। शिकार करने की प्रक्रिया आज भी चल रही है। हम लोग क्या है, मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन जो शिकार करने का जो तरीका है बदल गया है, वो आधुनिकीकरण हो गया है। जो पहले मनुष्य शिकार मछलियों का करते थे तो वो या तो पत्थर से करते थे, प्राचीन काल के, मतलब मानव उत्पत्ति के समय की बात कर रहे हैं, तो या फिर एक भाले के तहत शिकार करते थे। अब हो गया कि बड़े बड़े जाल हो गए हैं, ठीक है। तो आधुनिकीकरण हो गया मछली पकड़ने के लिए, तकनीक का विकास हो गया है। तो इस विकास में मानव अब जो है, लेकिन इतना आधुनिकीकरण होने के बाद भी आज भी विश्व में बहुत सारा स्थान है जहां पे प्राचीन तरीके से आज भी शिकार किया जा रहा है। आज भी आदि मानव बस रहे हैं, ठीक है। चलो, या इस पॉइंट से जो है आपको एक सवाल आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो है कि आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आखेट शिकार करना, आखेट में शिकार करना, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें जो है भोजन संग्रहण आखेट जो है आर्थिक क्रियाकलाप है, जो कि आदि मानव काल के द्वारा कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता था। विशेषता लिखना है, इसका क्या कैरेक्टर है, इसका क्या गुण है, ठीक है। किसी भी चीज में किसी भी चीज का पॉइंट का आपको विशेषता, कैरेक्टर पूछ देगा तो उसमें सब चीज लिख देंगे, उसका क्या गुण है, क्या दोष है, सब चीज हमें लिख देना है। क्या इसमें नुकसान, फायदा है, नुकसान है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है। इसमें पैसे का उपार्जन नहीं हो रहा है, या कहीं कहीं लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। अब आधुनिकीकरण में इससे पैसे का उपार्जन हो रहा है, लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, पैसे का उपार्जन बहुत कम होता था। वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपना भरण पोषण के लिए इस तरह का कार्य करते थे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों में विभिन्न रूपों में किया जाता है
ये शिकार या आखेट, है ना। विश्व के विभिन्न भागों में जैसे जैसे हम लोग अमेरिका चल जाएं, अमेरिका का उत्तरी भाग हो गया, या एशिया का उत्तरी टुंड्रा प्रदेश हो गया, या अफ्रीका महाद्वीप में चले जाएं, या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो वहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आखेट किया जा रहा है। ठीक है, इस व्यवसाय में बहुत कम पूंजी, निम्न स्तरीय तकनीक तथा अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आखेट तो भाई ऐसा है शिकार करने का कि लोग शिकार करने के लिए, एक पशु के शिकार करने के लिए दिन भर या 2 दिन 3 दिन लगे रहते थे एक जानवर के शिकार में, तब जाके उसे एक जानवर प्राप्त होता था। ठीक है, या फिर मछली पकड़ने के लिए वो दिन भर लगे हुए रहते थे, तो थोड़ा सा मछली इकट्ठा करके, तो क्या हुआ, समय ज़्यादा लगा। तकनीक जो है बहुत निम्न क्लास का टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ठीक है, और मानव श्रम भी बहुत ज़्यादा लगा, और प्रति व्यक्ति उत्पाद बहुत कम हुआ। अगर जो वही मनुष्य जाल से मछली पकड़ता है तो वो एक बार में बहुत सारा मछली पकड़ के ले आएगा, और वही मनुष्य जो है एक आता है डंडे से जो मछली पकड़ता है एक मछली, तो वो पूरे दिन लगा देगा, लेकिन वो मछली शायद 2, 4, 10 गो पकड़ के लाएगा। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पाद बहुत कम हो जाता है। लेकिन आधुनिकीकरण में, आधुनिक जमाने अभी के समय में प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़ गया है। ठीक है, चलो इसमें एक पॉइंट और बनता है बच्चों कि हमने कहा कि इसे आखेट को 2 भागों में विभाजित किया, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। इसलिए यहाँ से उतना सवाल नहीं आता, लेकिन आप सिर्फ यहाँ समझ लो, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, हाई लैटिट्यूडनल जोन एंड लो लैटिट्यूडनल जोन क्या होता है। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र या हाई लैटिट्यूडनल जोन, ये जो देख रहे हो आप, ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, इस विश्व के मानचित्र में ये जो आप लाइन देख रहे हो बीच से जो गुजरा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा के जो दक्षिणी भाग हैं इसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है, लो लैटिट्यूड जोन कहते हैं, और जबकि इस भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी हाई लैटिट्यूड जोन कहते हैं। आपका भारत जो है इस भूमध्य रेखा के उत्तर में है ना। तो यहां पर हम लोग बस इतना देखेंगे, इस चीज को समझ लिए। अगला पॉइंट जो है पशुचारण। ठीक है, अगला पॉइंट पशुचारण। पशुचारण को हम लोग पुनः 2 भागों में विभाजित किए हैं, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पशुचारण। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण पहला हम लोग देखते हैं, चलवासी पशु। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चलवासी यानी चलता फिरता पशुचारण, यह स्पष्ट कर रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो है पशु को लेकर मानव घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं? ताकि पशु को भोजन और पशु को पानी अच्छे से अच्छे उपलब्ध हो, और वो जो है वो मनुष्य जो है, पशु जितना ज़्यादा भोजन करेगा, जितना अच्छा पानी पिएगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट उसे मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, यानी दूध, मांस, बहुत सारा उत्पाद। या पशु मर जाता है तो उसका जो है खाल से वो अपना वस्त्र या घर भी बनाते हैं, इस तरह का उत्पाद उसे प्राप्त होगा। अच्छा, जीव जंतुओं के मरने के बाद उसके हड्डियों से वो शिकार करने के लिए औजार वगैरह भी बनाते हैं, और भी बहुत सारा यूज है हड्डियों का। या फिर जीव जंतु मजबूत रहेंगे तो उससे परिवहन का कार्य भी करेंगे। ठीक है, औजार भी बनाएंगे। तो इस तरह का अब जो है भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पशुपालन किया जाता है, या अलग अलग पशुओं को पाला जाता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल पाला जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में गाय बैल पाला जाता है। तो सहारा और एशिया के मरुस्थलीय भागों में जो है भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है। हम लोग जानते हैं कि मरुस्थल में ज़्यादातर भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है। ठीक है, उसके बाद एंडीज के पर्वतीय भागों में तथा तिब्बत के पठारी भागों में याक या लामा, ये ठंडा प्रदेश है। तो
तो यहाँ पर बड़े बड़े बालों वाला याक या लामा जैसे जीव जंतु पाले जाते हैं। उसके बाद आर्कटिक एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर नामक जीव पाला जाता है। ठीक है, विश्व के जलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर जो है विश्व का मानचित्र दिया गया है। इस विश्व के मानचित्र में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है ये पशुचारण, जलवासी पशुचारण किया जाता है। तो मानचित्र में आप देख रहे होगे कि किसी कहीं कहीं पर जो है हम हाईलाइट किए हैं, डार्क कर दिए हैं, गाढ़ा रंग दे दिए हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो यहाँ जो डार्क किया गया है ये क्षेत्र आपको दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो है जलवासी पशुचारण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, सहारा से लेकर अफ्रीका महाद्वीप होते हुए अरबिय द्वीप से होते हुए मंगोलिया से होते हुए चाइना मध्य तक ये क्षेत्र में जो है जलवासी पशुचारण किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में ही पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर यहाँ पर जलवासी पशुचारण किया जा रहा है। उसके बाद ये टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप के उत्तर में टुंड्रा प्रदेश में पशुपालन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का पशुपालन यहाँ पर किया जा रहा है। ये सारा नोट्स जो है आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ले लोगे, वहाँ से विस्तार पूर्वक पढ़ लोगे। यहाँ एक प्रश्न बनता है बच्चों, जलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण किसे कहते हैं? क्योंकि हम लोग पशुपालन को दो भागों में विभाजित किए थे, जलवासी और वाणिज्यिक। तो जलवासी के विषय में तो हम विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता दिए। ठीक है, और अब दूसरा है, यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से हम जो है आपको दोनों को डिस्क्राइब कर देते हैं, दोनों को विस्तार पूर्वक बता देते हैं। जलवासी पशुचारण प्रश्न जो आएगा, जलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुचारण के 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला रहेगा जलवासी, दूसरा वाणिज्यिक पशुचारण। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जलवासी पशुचारण में कि यह सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, कैसे भी जीवन चल जाए। ठीक है, और मानव श्रम इसमें प्रमुख है, मानव का श्रम प्रमुख है। वाणिज्यिक पशुचारण, वाणिज्य से क्या है? व्यापार। वाणिज्य का अर्थ हो गया समझो व्यापार। ठीक है, वाणिज्य व्यापार। तो व्यापार के लिए कोई पशुचारण जब किया जा रहा है तो वो हो जाता है वाणिज्यिक पशुचारण। ये जलवासी है या चलते फिरते हो गया व्यापार, चलते फिरते जो है पशुपालन हो गया। यहाँ पे व्यापार के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है, ये आधुनिक पशुपालन है। ठीक है, ये प्राचीनतम पशुपालन है, तो ये आधुनिक पशुपालन है। ये वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है और इस पे जो है पूंजी, पैसा बहुत ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है इसमें? जलवासी में जो है पशु उत्पादन सिर्फ जीवन यापन के लिए किया जा रहा है, लेकिन वाणिज्यिक में जो है संसाधन, इसको जो है उत्पाद को जो है डब्बा वगैरह में पैक करके, आजकल देख रहे हो बहुत सारा भोजन जो है डब्बा या पैकिंग में आ रहा है। तो उसी तरह आपको वेज नॉन वेज सब आ रहा है। दूध भी हम लोग ले रहे हैं, दूध ही ले रहे हैं, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट जो भी है पैकेट में हम लोग ले रहे हैं। तो वो क्या है, यहाँ तक कि रसगुल्ला वगैरह, गुलाब जामुन वगैरह भी जो है, मिठाई वगैरह भी जो है आपको डब्बा में बंद आ रहा है। तो ये क्या है? ये सब वाणिज्यिक पशुपालन जो कर रहे हैं वो वहां से उत्पाद बना के भेजते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री उसको बनाकर हम लोगों के पास भेजती है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर है कि इसमें पशुपालन में पालतू पशु और परिवार को लेकर जो पशुपालक होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पशुओं के लिए अच्छा सा अच्छा चारा मिलेगा, उसे पशुओं के लिए अच्छा सा अच्छा मौसम और पानी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ वाणिज्यिक में क्या है, ये अस्थाई है। एक फार्म हाउस बनाया जाता है, इसको फार्म हाउस बोलते हैं, जहां पर पशुपालन किया जाता है उसको फार्म हाउस बोलते हैं। वहां पर जो है सिर्फ पशु वही रहते हैं, पशु एक स्थानांतरित नहीं करते हैं, उसके चारे का इंतजाम वहां किया जाता है। ठीक है, वहां पर पानी का उत्तम व्यवस्था किया जाता है और बस वो एक बड़ा सा कैंपस रहता है, बहुत बड़ा सा। ठीक है, वहीं पर पशु रहते हैं, वो स्थानांतरित नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं।
चौथा इसमें अंतर क्या है, चौथा में है कि जो चलवासी पशुपालन है, इसमें जो है कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं चलवासी पशुपालन में, लेकिन वाणिज्यिक पशुपालन में सिर्फ एक ही प्रकार का पशु पाला जाता है। वो भेड़ पाल ले, गाय पाल ले, घोड़ा पाल ले, जो भी पाले वो एक ही प्रकार का पशुपालन करेगा। अगला अंतर क्या है कि इसमें चलवासी पशुपालन में स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो गरीब हैं, वहां पर उनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये जो है वाणिज्यिक पशुपालन में, यहाँ पर पशुओं के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पशु जो है उत्पादन ज्यादा से ज्यादा देंगे। ठीक है, अगला अंतर है, अगला जो है इसमें कि ये जो है चलवासी पशुपालन, ये सहारा मरुस्थल, पश्चिमी एशिया मरुस्थल, मंगोलिया, मध्य तिब्बत, चीन, तिब्बत, एंडीज के पर्वतीय भागों में, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेशों में, अभी हमने बताया कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अभी हमने विश्व के मानचित्र में आप लोग को दिखाकर बताया कि यहाँ पर ये चलवासी पशुपालन पाए जाते हैं। दूसरे इसमें जो है वाणिज्यिक पशुपालन में जो है यह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना, ब्राजील, जितने भी देश का नाम ले रहे हैं, देख रहे हो बच्चों कि ये काफी विकसित देश हैं। ठीक है, ये इस महाद्वीप में जो ये विकसित महाद्वीप है और यहाँ पर जो है अधिक से अधिक इसका उत्पादन हो रहा है, यानी विकसित महाद्वीप में वाणिज्यिक पशुपालन अधिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैप में हमने दिखा दिया है, मैप में भी अंतर देख लो। एग्जाम में आपको ये विश्व का मानचित्र नहीं बनाना है, लेकिन इसका डिटेल्स देना है, दोनों का अंतर देते हुए। ये मैप हम यहाँ इसलिए दे दिए हैं कि आप लोग इसके मैप के जरिए भी अंतर समझ सकते हो इसको। ठीक है, इसके अंतर को समझ सकते हो। इसमें जो है चलवासी में हमने दिखाया है कि अफ्रीका से होते हुए मंगोलिया, अरब सागर, चीन और मंगोलिया तक है। ठीक है, इसमें हम दिखा रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, वाणिज्यिक पशुपालन में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में पशुपालन, वाणिज्यिक पशुपालन किया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए उसके बाद कृषि में, एग्रीकल्चर। ठीक है, थर्ड है पॉइंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या समझते हैं कि जो उत्पाद खेतों में तैयार किया जाए, उत्पन्न हो रहा है, वही कृषि है, एग्रीकल्चर है। यानी कि धान, गेहूं, चावल जो भी हो जा रहा है, दाल वाल जो भी है, सोयाबीन, जो भी उत्पाद हो रहा है खेतों में, सिर्फ वही एग्रीकल्चर है, कृषि है। नहीं बच्चों, ये गलत है। एग्रीकल्चर में आपको पशुपालन भी शामिल है। ठीक है, इसे अब समझो कि सिर्फ कृषि उत्पाद ही कृषि नहीं है, कृषि उत्पाद के साथ साथ पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो अगर जो एग्जाम में पूछेगा कि कृषि किसे कहते हैं, तो आप ये दोनों पॉइंट लिखोगे कि कृषि का अर्थ है कि कृषि फसल का उत्पादन एवं पशुपालन दोनों कृषि कहलाते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने बताया, दिखाया आपको कि बहुत सारा चीज़ है, आखेट है, पशुपालन है, या मछली उत्पादन है, कृषि है, तो ये या खनन है, खनिज खानों से जो निकालते हैं। तो ये सभी जितने भी प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्थायी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको कृषि ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको एग्रीकल्चर, कृषि है। ये अस्थाई भी है और हर एक जगह कृषि को प्राथमिकता, हर एक देश में कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। तो वो गरीब देश हो, विकसित देश हो, विकासशील देश हो, सभी जगह कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद दूसरा क्रियाकलाप किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कृषि जो है हमें भोजन तो देता ही देता है, साथ में जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल भी तैयार करके देता है। ठीक है, जैसे कि कपास वगैरह, या फिर बहुत सारा है, दाल वगैरह, या फिर ये लगा लो बहुत सारा कच्चा माल है कृषि से हमें प्राप्त होता है। अब गेहूं हम ले गए तो वहाँ से हम लोग आटा बनाएंगे, वो भी इंडस्ट्री के लिए काम आया गया। इस तरह का बहुत सारा कच्चा माल है। विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाली
भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं जो है कृषि कार्यों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब हुआ बच्चों कि विश्व में अलग अलग सभी जगह वातावरण या भौतिक स्थिति समान नहीं है, आर्थिक क्रियाकलाप समान नहीं है। अब जैसे भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका विकसित देश है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश अभी गरीबी की स्थिति में, तो वहाँ पर वो एग्रीकल्चर को, कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था अलग अलग है, सभी जगह की आर्थिक व्यवस्था अलग है। ठीक है, तो वो कृषि को डायरेक्ट प्रभावित कर रहे हैं। तो उस आधार पर हम कहेंगे कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो है कृषि प्रणालियां अलग अलग हैं। अच्छा, उतना ही नहीं, सिर्फ आर्थिक क्रिया के लिए नहीं, सामाजिक और भौतिक स्थिति भी अलग है। अफ्रीका का अलग भौतिक स्थिति है, ठीक है, जलवायु अलग है। तो इंडिया का जलवायु, भारत का जलवायु अलग है, तो अमेरिका का जलवायु अलग है, चीन और रूस का या यूरोपीय देशों का जलवायु अलग है, ऑस्ट्रेलिया का जलवायु अलग है। तो वहाँ पर जो है जलवायु के अनुसार, भौतिक स्थिति के अनुसार उत्पाद में भी प्रभाव पड़ता है। या फिर सामाजिक स्थिति, समाज में भी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति भी जो है कृषि को प्रभावित कर रही है। तो इन सभी के आधार पर विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां देखी जाती है। ठीक है, इन्हीं कृषि प्रणालियों के आधार पर कृषि को हम लोग बहुत सारे अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, जो कि आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 भागों में हमने विभाजित किया है। ठीक है, तो इसमें जो कृषि को विभाजित किए हैं, निर्वाह कृषि है, रोपण कृषि है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है, डेयरी कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, विपणन उद्यान कृषि है। ठीक है, तो ये 7 विभाग हैं। तो बच्चों ये जो विभाजन हमने किया है, इसे हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग शायद बोरिंग महसूस करोगे, लेकिन ये क्लास को हम विस्तार पूर्वक कृषि को बताएंगे। कृषि को हम सिर्फ बता दिए कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो इस तरह देखेंगे बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं इससे रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव सवाल, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, जितना भी सवाल इस अध्याय से बनता है बच्चों, हम आपको गया गाइडेंस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो द्वितीय क्लास में हम डालेंगे। ठीक है, वो सारा आपके एग्जाम 2022 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं से सवाल आएगा। इस अध्याय में अगर जो सवाल उठता है तो जो हम पढ़ा रहे हैं इतना ही से सवाल आएगा, इसके बाहर सवाल शायद ही दे बोर्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी हम दे रहे हैं सवाल, वो पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन को देखते हुए हम सवाल बना रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रियाएं ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो इसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो इसमें प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये आ सकता है कि फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन। तो इसमें हो जाएगा पुष्पोत्पादन, पुष्प का उत्पादन। तीसरा सवाल आ सकता है हॉर्टिकल्चर संबंधित है, फूल से, दाल से, अन्न से या फिर फल और सब्जी से। तो हॉर्टिकल्चर जो है बच्चों फल और सब्जी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, फल और सब्जियों के दाम में आग लगा हुआ है, हॉट है, हॉटी है। तो जो है फल और सब्जियों को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर मीन्स फल सब्जियों में के दाम में आग लगा हुआ है, इसलिए जो है ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आज का क्लास समाप्त करूंगा। इस क्लास को, इस अध्याय को हम अगले क्लास में बढ़ाएंगे। ठीक है, और विस्तार पूर्वक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जो भी सवाल आपके मन में आता है, जो कि मुझसे अगर जो छूट गया है या आप नहीं समझे हो, तो वो आप गया गाइडेंस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गया गाइडेंस प्रोग्राम के मैसेज बॉक्स में जाके आप लिखो, हम सवाल आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए जय हिंद।